Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 11th lecture for the course HRM 755, Performance Management. I am Usman bin Saif. Let's go through what we have learned in the last session. In the last session, we defined the approaches to measure performance, and we discussed about the traits approach, behavior approach and the result approach. हमने इन तीनों को डिस्कस किया था और हमने इसकी केस स्टडीज़, केस एग्जांपल्स भी देखी थी. जब हमने ट्रेट अप्रोच को हमने डिस्कस किया था तो हमने ये इसमें जाना था कि द ट्रेट अप्रोच इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी, और हमने ये भी इसके अंदर वी अंडरस्टूड दिस थिंग कि इट कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड दिस अप्रोच इज़ ओनली अप्लाइड इन दोज सिचुएशंस वेयर the other behavior and result approach cannot be applied. So trait approach was all about your personality, your intelligence. हमने इसमें बात की थी कि कोई भी एक एम्प्लॉय है, वो उसको हम अगर उसको ट्रेट अप्रोच के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं तो हम उसको यही देख सकते हैं कि जी वो कितना इंटेलिजेंट है और जो है उसके जो पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे उसकी जॉब को मैच कर रहे हैं. अदर देन दैम, अगर उसके अंदर कोई बैड कैरेक्टरिस्टिक है या कोई ऐसी खसूसियत है जो कि नुकसानदेह है कंपनी के लिए, तो हम उसे, क्योंकि वो इनबिल्ट उसकी कॉग्निटिव सारे वो फंक्शंस हैं, तो वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते. इसी तरह हमने उस सिचुएशन की बात भी की थी जिसके अंदर कि कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे किसी इंसान के बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है और एक वहाँ एम्प्लॉय हम ऐसा वहाँ पे प्लेस कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसकी इंटेलिजेंस उसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल मैटर नहीं करेगी, ना इंक्रीज़ करेगी ना डिक्रीज़ करेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा. ट्रेड अप्रोच हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स में हमने केस डिस्कस किया था नेक्सटेल का कि उन्होंने अपनी कंपनी को जब रीवैम्प किया, दोबारा से उन्होंने अपने बिजनेस यूनिट्स एनहांस किए, नए डिपार्टमेंट्स बनाए, तो उन्होंने तमाम एम्प्लॉयज़ को शफल किया और उन्होंने उनकी ट्रेड्स अप्रोच के थ्रू परफॉर्मेंस मेजर की कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है. इस सूरत में, इस सिचुएशन के अंदर ट्रेड अप्रोच इज़ प्रैक्टिकल. बिहेवियर अप्रोच की हमने उसके बाद बात की थी. बिहेवियर अप्रोच में हमने देखा था कि एक चीज़ तो है कि आपने काम करना है, एक चीज़ है काम कैसे किया या आपका इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, आप कोलीग्स के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, आप कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, इसके अलावा और आपके अंदर कौन सी प्रोएक्टिवनेस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर का हिस्सा हैं. और ये बिहेवियर्स जो हैं दे कैन बी चेंज्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थ्रू कोचिंग, ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं. और हमने फिर उसके बाद ये भी डिस्कस किया था कि नाउअडेज कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, दे फोकस ऑन दिस बिहेवियर अप्रोच. Why do they focus on the behavior approach? Because this has an utmost importance when it comes to customer satisfaction and employee satisfaction as well. फिर हमने एक केस डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी एक टेलीकॉम कंपनी की कि उन्होंने एक नया ऑफिस आयरलैंड में स्टार्ट किया, तो वहाँ पे उन्होंने बिहेवियर अप्रोच को कैसे इम्प्लीमेंट किया फॉर द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तमाम जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए मैंडेटरी कर दिया, उनके लिए ज़रूरी कर दिया कि वो जितने भी कस्टमर्स आएंगे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे. ना सिर्फ ये कि जितने कस्टमर्स वहाँ पे अपना प्रॉब्लम, उनका कस्टमर सर्विस सेंटर की हम बात करें, कस्टमर सर्विस सेंटर पे उनका अपना प्रॉब्लम लेके आएंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एम्प्लॉयज़, बल्कि उनसे इंटरेक्ट करेंगे. वहाँ पे जो वेटिंग एरिया वहाँ पे जाके उनसे मिलेंगे, घूमे फिरेंगे, उनसे ऑन द सर्विस सेंटर लोकेशन उनके साथ सोशलाइज करेंगे, सो दैट कि कस्टमर्स भी कंफर्टेबल हों, उनकी सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा हो. और फिर उन्होंने ये किया कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने बिहेवियर्स को मेजर किया
फॉर द परफॉर्मेंस, और जिनके बिहेवियर्स अच्छे थे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू, उनको उन्होंने रिवॉर्ड्स भी दिए, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हुई। नाउ एक और चीज़ इसमें जब हम एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूँ, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, मैं वो काम वक्त पे कर देता हूँ, एक चीज़। दूसरी बात ये कि मैं ना सिर्फ अपना काम करता हूँ बल्कि मैं दूसरों को हेल्प भी करता हूँ, सीनियर से पूछता भी हूँ कि कोई और किसी काम में मेरी मदद अगर आपको चाहिए तो आई कैन हेल्प यू आउट, अपने कोलीग से। फिर कोई काम अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है तो भी मैं कर देता हूँ प्रोएक्टिवली, जो मैं समझता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। अपने जो अदर कोलीग्स हैं, बॉसेस हैं, उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आता हूँ, उनको एडवाइस भी देता हूँ, सबको सबकी सजेशन सुनता भी हूँ। सो अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे रिवॉर्ड सिर्फ मिलता है मेरे काम करने पे, इन बातों का रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन कि मैं सोचूंगा कि मुझे इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की या अपना बिहेवियर अच्छा करने की क्या ज़रूरत है। रिज़ल्ट तो मेरा तो जो परफॉर्मेंस है वो तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, रिज़ल्ट अप्रोच के ऊपर है कि काम रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, वो तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउअडेज कि बिहेवियरल अप्रोच जो है, बिहेवियर अप्रोच जो है उसको भी अप्लाई किया जाए रिज़ल्ट के साथ साथ, सो दैट एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ उसकी एक एफिलिएशन हो, कंपनी के साथ एफिलिएशन हो, कि एम्प्लॉय को पता हो कि मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छी तरीके से मैं अगर अपने काम को करूंगा तो मुझे उस पर भी रिवॉर्ड दिया जाएगा, मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, मुझे मोटिवेट किया जाएगा। नाउ द लास्ट थिंग, रिजल्ट्स अप्रोच। अब रिज़ल्ट अप्रोच जब हमने डिस्कस की थी तो रिज़ल्ट अप्रोच हमने सिंपली ये बात की थी कि रिज़ल्ट अप्रोच क्या है, मेरी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे बता दिया गया है कि मेरी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब रिक्वायरमेंट के बाद मेरे नॉलेज क्या चाहिए इस जॉब के लिए, स्किल्स कौन से और एबिलिटीज़ क्या हैं। अब इन 3-4 चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस करना है और मुझे जो काम दिया जाता है, मेरी जो का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे मैंने पूरा करना है। अगर मैं उसे पूरा करता हूँ तो रिज़ल्ट ओके, नहीं करता तो रिज़ल्ट इज़ नॉट ओके, सिंपल। परफॉर्मेंस सिर्फ मेरी इस बात पे बेस करती है कि मैं अपना काम ठीक तरीके से करता हूँ। परफॉर्मेंस मेरी इस बात पे बिल्कुल जो है रिलाय नहीं कर रही कि मेरा बिहेवियर कैसा है और मेरे ट्रेड्स कैसे हैं मेरे। हो सकता है कि मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट ना हूँ, लेकिन क्योंकि वो एक काम जो है डेली रूटीन का वो काम है, वो मैं ठीक तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं वो काम कर लेता हूँ, तो मेरा रिज़ल्ट ठीक आ रहा है, मेरी परफॉर्मेंस ठीक आ रही है। हो सकता है कि वो काम तो मैं ठीक तरीके से करता हूँ लेकिन मैं प्रोएक्टिवली नहीं और कोई काम करता, या मैं अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छी तरह से नहीं इंटरेक्ट करता, सोशलाइज करता, तो मेरी बिहेवियर जो है वो भी ज़ीरो है, लेकिन मेरा रिज़ल्ट क्योंकि जो है वो ओके आ रहा है, परफॉर्मेंस मेरी ठीक आ रही है। So these were the 3 approaches that we discussed in the last session which measures performance. और हमने डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी कि किस सिनेरियो, किस केस के अंदर कौन सी अप्रोच अप्लाई हो सकती है और कौन से केस में कौन सी अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करनी चाहिए। सो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 4 हमारा एंड हो गया था, और चैप्टर नंबर 4 के एंड पे जो हमने केस स्टडीज़ हैं वो भी हमने डिस्कस की थी, विच वर अबाउट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। नाउ coming to this lecture, our agenda for this lecture is we'll start off with chapter 5 of section 2. हम section 2 का chapter number 5 start करेंगे, which is about measuring results and behavior. हमने पिछले चैप्टर में measuring performance को measure किया था, अब हम results और behavior को measure करना चाहते हैं। तो उसमें हम बात करेंगे कि how do we measure results, what is when we say measuring results का मतलब क्या है, होती क्या है, किस तरह से मेजर होता है।
फिर अकाउंटेबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसको कैसे हम डिटर्मिन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिटर्मिन कैसे करते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि अच्छे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए. So this is about what we are going to learn in this today's lecture. Now let's start the lecture. Chapter 5, Measuring Results and Behaviors. The reason most people never reach their goal is that they don't define them. लोग अपनी मंजिल तक या गोल अपनी ज़िंदगी का या अपने ऑफिस का या अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्यों अचीव नहीं करते, क्योंकि वो उसे डिफाइन ही नहीं करते. जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि गोल है क्या तो अचीव क्या कैसे करेंगे. और एवर सीरियसली कंसिडर देम एज बिलीव और अचीवेबल, या फिर उन्हें पता तो होता है गोल है, किसी की ज़िंदगी का गोल है कि जी किसी कंपनी का सीईओ बनना है या एम्प्लॉय चाहता है कि मैं प्रमोट होके मेहनत के साथ मैं सीईओ बन जाऊं. गोल तो पता है, लेकिन उसके साथ ये भी लगता है उसका ईमान नहीं है इस गोल पे, बिलीव नहीं करता कि शायद वो सीईओ बन भी सकता है. विनर्स कैन टेल यू वेयर दे आर गोइंग, और जो लोग गोल अपना अचीव कर लेते हैं, विनर्स जो होते हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, व्हाट दे प्लान टू डू अलोंग द वे, और वो किस रास्ते से क्या करते हुए जाएंगे, एंड हु विल बी शेयरिंग द एडवेंचर विद देम, और वो अपने साथ किसको लेके जाना चाहता है. डेनिस वेटले ने ये कोटेशन है कि लोग अपना गोल क्यों अचीव नहीं करते, क्योंकि लोगों को अपना या तो गोल पता ही नहीं होता या गोल के ऊपर ईमान ही नहीं होता, बिलीव ही नहीं होता कि वो गोल अचीव कर भी सकेंगे. फिर उसने कहा कि जी जो विनर्स होते हैं, जो लोग अचीवर्स होते हैं, अचीव कर चुके होते हैं, उनकी प्लानिंग या उनका बिलीव इतना स्ट्रांग होता है, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या करते हुए जाएंगे, किसको साथ लेके जाएंगे. So now let's start the chapter 5. Measuring results. If result approach is adopted, the following key questions should be. अगर हम result approach को adopt करते हैं, implement करते हैं for the performance management, for the performance measurement, हम तो रिजल्ट्स को या रिजल्ट्स मेजरमेंट के लिए हम रिजल्ट को कैसे मेजर करते हैं, तो हम क्या सवालात हमारे जहन में आएंगे, या हम जो है की क्वेश्चंस क्या होने चाहिए. व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज इन विच दिस इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू फोकस एफर्ट्स, की अकाउंटेबिलिटी, किन किन एरियाज में इंडिविजुअल को से. अब एक एम्प्लॉय, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे और मेरी अगर परफॉर्मेंस मेजर करनी है, मेरा रिज़ल्ट मेजर करना है. अब रिज़ल्ट कैसे मेजर होगा कि मुझसे पूछा जाएगा कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या आपसे ये एक्सपेक्टेड था और ये आपने की है. एक चीज़ एक्सपेक्टेड है और एक एक्चुअल है. अब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ माई रिज़ल्ट. अगर तो मैंने जो एक्सपेक्टेड था मैंने वही किया तो मेरा रिज़ल्ट ठीक है, ओके है. नहीं किया तो नॉट ओके. विद इन ईच एरिया व्हाट आर द एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स, कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी किस किस एरिया में और उस एरिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. हाउ डू वी नो हाउ वेल द रिजल्ट हैव बीन अचीव्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या था. मेजरिंग रिजल्ट में तीन बातें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. जब भी रिजल्ट मेजर करना है आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए. पहली चीज़ है अकाउंटेबिलिटी, कि आप किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं. दूसरी बात, जिस एरिया में आप अकाउंटेबल हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसमें करना क्या था. तीसरी बात, स्टैंडर्ड क्या है. इसकी हम एक एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, एक यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हूँ, और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें टीचिंग और रिसर्च है. अब रिसर्च एक एरिया है. सबसे पहला सवाल की अकाउंटेबिलिटी, कि मैं अगर मेरी रिज़ल्ट, मेरी जो परफॉर्मेंस को का रिज़ल्ट मेजर किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा.
सबसे पहले चेक किया जाएगा कि जी मैं किन किन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल था, किस किस एरिया में। एक तो मैं टीचिंग के लिए अकाउंटेबल हूँ, एक मैं रिसर्च के लिए अकाउंटेबल हूँ। फिर अगर मैं रिसर्च के लिए अकाउंटेबल हूँ तो मेरे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जी मैंने एक साल के अंदर मिनिमम 2 पब्लिकेशंस, मैंने इंटरनेशनल ऑनलाइन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स के अंदर मैंने 2 आर्टिकल्स कम से कम पब्लिश मेरे होने चाहिए। अगर मेरे 2 आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं अपना स्टैंडर्ड मीट कर रहा हूँ। इस दोबारा से हम इसको एक दफ़ा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहली चीज़, मैं यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूँ, मैं अकाउंटेबल किसके लिए हूँ? टीचिंग और रिसर्च के लिए हूँ। रिसर्च के अंदर हमने फिर बात की कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने एक साल के अंदर रिसर्च करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ रिसर्च इतनी करनी है। मतलब मैंने पूरे साल के अंदर 2, 4, 5 आर्टिकल्स लिखने, मैंने रिसर्च करनी है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। अब क्या है उसके बाद परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है कि कम से कम मेरे 2 आर्टिकल्स, अगर मैं 5 आर्टिकल लिखता हूँ, 5 में से 2 आर्टिकल इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के अंदर पब्लिश होने चाहिए। अगर पब्लिश होते हैं तो इसका मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, मेरा रिजल्ट अचीव हो रहा है। अगर नहीं होते तो इसका रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा। सो रिजल्ट्स को मेजर करने के 3 कंपोनेंट्स हैं। हमने उसको 3 सवालों में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है कि की अकाउंटेबिलिटी, आप किस एरिया के लिए अकाउंटेबल हैं। दूसरा सवाल है कि जिस एरिया में आप अकाउंटेबल हैं उस एरिया का ऑब्जेक्टिव क्या था। तीसरा है कि स्टैंडर्ड क्या है, उस आपने जो उस एरिया में काम किया उसको बेंचमार्क या उसको चेक करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या था कि जी आपने क्या क्या करना था। सो दिस इज हाउ यू मेजर योर रिजल्ट्स। The key accountability are broad areas of job for which the employee is responsible for producing results. A discussion of results also includes specific objectives that the employee will achieve as a part of each accountability. A discussion of results also includes specific objectives. Specific objectives कि जी एक तो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जी कौन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इस एरिया में एम्प्लॉय ने अचीव करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आज स्टेटमेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट एंड मेजरेबल आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जी आपकी बेसिकली आउटकम्स होती हैं कि आपने ये करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। डिस्कसिंग रिजल्ट्स आल्सो मीन डिस्कसिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब रिजल्ट को हम जब डिस्कस करते हैं तो उसको हम इन अदर वर्ड्स उसे कह सकते हैं कि जब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आउटकम है उसको हम चेक कर रहे होते हैं अगेंस्ट किसके? एक स्टैंडर्ड के। A performance standard is the yardstick used to evaluate how all employees have achieved each objective. अब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है? एक वो यार्डस्टिक है या एक वो मेजरमेंट फिनोमेना है कि जी जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की कि जी तमाम फैकल्टी के लिए स्टैंडर्ड ये है कि जी उन्होंने कम से कम 2 आर्टिकल्स पब्लिश करने। 2 आर्टिकल से कम करेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं लगेगी, जितनी उससे ज़्यादा करेंगे उससे ऊपर परफॉर्मेंस उनकी बढ़ती जाएगी। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड टाइम। क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड टाइम, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनकी पर बेस करके हम क्या करते हैं? एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। अब जैसे हमने फैकल्टी की जो एग्जांपल ली उसके अंदर क्या था कि जी क्वालिटी क्या है कि जी इम्पैक्ट फैक्टर इंटरनेशनल जर्नल होना चाहिए जिसमें पब्लिकेशन हो। क्वांटिटी क्या है कि 2 कम से कम पब्लिकेशंस होनी चाहिए। टाइम क्या है? 1 साल के अंदर होनी चाहिए। और उसकी फिर एक कॉस्ट है। Organizations that implement management by objectives (MBO) philosophy are likely to implement performance management systems including objectives and standards. For example, पुलिस डिपार्टमेंट की एक केस स्टडी है, हम अभी डिस्कस करते हैं। Organizations that implement management by objective philosophy are likely to implement performance management system including, क्योंकि वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि उन्हें ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करें। सो उसमें ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं।
अब एक पुलिस डिपार्टमेंट की केस स्टडी है, लेट्स डिस्कस दैट. फॉर एग्जांपल, the contract for the chief of police of city of Leeuwarden in the Netherlands includes a direct link between objectives of the police department and his personal income. अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बड़ी बेहतरीन ये मिसाल है कि चीफ ऑफ पुलिस जो है ऑफ द सिटी, उसको उन्होंने क्या किया कि जी उसको उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव दे दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट को अगर वो ठीक जितना अच्छा उसकी पुलिस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस होगी उतनी उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी. सिमिलरली द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ द सिटी ऑफ Utrecht also has specific performance objectives, including that 150 suspects of public violence and 1050 minor suspected of any crime should be brought before the public prosecutor annually. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपने एक चीफ ऑफ पुलिस या डिपार्टमेंट को उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव दे दिया कि जी कम से कम पब्लिक वायलेंस के 150 सस्पेक्ट्स जो हैं आपने लोग कम से कम केस में पकड़ने हैं, और दूसरा 1050 माइनर जो क्राइम्स हैं वो आपने एक साल के अंदर कम से कम अगर इतने केसेस आप सॉल्व करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो जो है गुड परफॉर्मेंस होगी. Before the public prosecutor annually. Similarly, objectives have been set by police department in England and Wales. इसी तरह इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर भी पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए. Setting these objectives had not always led to intended results because in many cases police officers resort to gaming strategies to achieve the objectives. अब हर दफ़ा क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की फ़िलासफ़ी क्यों कामयाब इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पुलिस वाले फिर और तरीक़ों से अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं. अगर उसमें उन्होंने कहा जी 150 पुलिस केस वो कम से कम सॉल्व करे तो 150 केस वो ऐसे ही नाजायज़ केस बना के भी सॉल्व करने लग जाएंगे ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो. Often at the expense of providing a high level quality of service to the local communities. Nevertheless, overall an emphasis on objectives and standards is likely to allow employees to translate organizational goals into individual goals, which is a key goal of MBO philosophy. अब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इंडिविजुअल के गोल में जब तक ट्रांसलेट नहीं होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO की फ़िलासफ़ी तब तक कामयाब नहीं हो सकेगी. और वो गोल कैसे ट्रांसलेट होता है, जैसे कि उन्होंने बताया कि चीफ ऑफ पुलिस को उन्होंने कहा कि जी अगर आप डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करेंगे तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी. So this was about management by objectives and the importance of objectives. This case study was about management by objective, MBO, and the importance of objectives when we are trying to measure results and objectives. और इसमें हमने फिर एक की जो हमने डिस्कशन हमारी वो थी दैट वाज अबाउट के की अकाउंटेबिलिटी एरियाज़ कौन कौन से हैं, फिर उन एरियाज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसमें फिर रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे. दिस इज़ हाउ रिजल्ट्स आर मेजर्ड. नाउ तो पहला हमने फैक्टर जो रिजल्ट्स मेजर करने में देखा दैट वाज डिटर्मिनिंग अकाउंटेबिलिटीज़. और डिटर्मिनिंग अकाउंटेबिलिटीज़ की जब हमने बात की थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम जब कहते हैं अकाउंटेबिलिटीज़, मैं एक एम्प्लॉय, मैंने वही एग्जांपल दोबारा रिपीट करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ यूनिवर्सिटी का, मैं अकाउंटेबल किस एरिया में हूँ, मैं टीचिंग के लिए और रिसर्च के लिए. अब टीचिंग इज़ वन एरिया जिसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी हमने पहले तो डिटर्मिन करनी है कि मैं किस एरिया में किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हूँ. The first step in determining accountability is to collect information about the job. और ये कैसे आएगी, अब अगर मुझे अकाउंटेबल ठहराना है किसी चीज़ के लिए, एरिया के लिए, रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि मैं रिसर्च या टीचिंग के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ. सबसे पहले तो मेरी जॉब के इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब चाहिए, जो कि प्राइमरी सोर्स इज ऑफ कोर्स द जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलेगा. दैट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द जॉब एनालिसिस, और वो जॉब एनालिसिस हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन आती है. एंड अ कंसिडरेशन ऑफ यूनिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल प्रायोरिटीज. द जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द टास्क परफॉर्म्ड. और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताती है कि मैंने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने, मेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. Tasks included in the job description can be grouped into clusters of tasks based on their degree of relatedness. अब जैसे हमने एरियाज़ बताया कि जी मेरा एक एरिया टीचिंग, एक मेरा
रिसर्च है। अब जितनी टीचिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी के सारी मैंने एक क्लस्टर मैंने बना लिया, टीचिंग का एक क्लस्टर बना दिया मैंने रिसर्च का। Each of these clusters or accountabilities is a broad area of the job for which the employee is responsible for producing result. अब मैं इन दो एरियाज के अंदर रिस्पॉन्सिबल हूँ रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करूँगा इन दो एरियाज के अंदर, टीचिंग में भी और रिसर्च में भी। After the accountabilities have been identified, we need to determine their relative degree of importance. अब हमने क्या किया, एरियाज तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि जी मैं इस वक्त रिस्पॉन्सिबल हूँ एज बीइंग द फैकल्टी ऑफ अ यूनिवर्सिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग एंड रिसर्च। So now what needs to be done is determine the relative degree of importance. Degree of importance के मेरी टीचिंग ज़्यादा important है या मेरी रिसर्च ज़्यादा important है। To understand the issue, we need to ask the following questions. हम इस issue को understand करने के लिए ये सवाल देखते हैं। What percentage of employees' time is spent performing each accountability? कि मेरा कितना टाइम टीचिंग पे सर्व होता है, कितना टाइम मेरा रिसर्च पे सर्व होता है। मैं अगर डेली 8 घंटे आता हूँ यूनिवर्सिटी और उसमें से मैं 3 घंटे की क्लास पढ़ाता हूँ, बाकी के 5 घंटे जो हैं उसमें 1 घंटा ब्रेक है और बाकी के जो 4 घंटे लगे वो मैं रिसर्च पे सर्व करता हूँ, रिसर्च करने पे मैं वो टाइम स्पेंड करता हूँ। If the accountability were performed inadequately, would there be a significant impact on the work unit mission? कि अगर अकाउंटेबिलिटी मेरी दोनों जो है रिसर्च की और टीचिंग की अगर मेरी परफॉर्मेंस सही तरीके से चेक देखी ना जाए तो क्या मेरे डिपार्टमेंट की ओवरऑल मिशन पे इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? If there is a significant consequence of the error, could inadequate performance of the accountability contributes to the injury or death of employee or other serious property damage or loss of time and money? कि अगर इसमें there is a significant consequence of error कि अगर मेरे दो ब्रॉड एरियाज हैं, अकाउंटेबल एरियाज हैं, एक टीचिंग है, एक मेरा रिसर्च है, अगर दोनों में मैं किसी भी एक एरिया के अंदर सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा मैं गलत जा रहा हूँ इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो क्या वो मेरा जो इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस सिस्टम है मेरे डिपार्टमेंट का वो उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा या उसकी वजह से कोई जो यूनिवर्सिटी को या डिपार्टमेंट को या किसी एम्प्लॉय को नुकसान होगा उसको जो है वो कि नुकसान को क्या वो रोक सकता है या उसकी कोई उसने असेसमेंट की है कि कितने कंट्रीब्यूशन होगा नुकसान का। अब हम एक इसी पे केस स्टडी एक देखते हैं। Although determining accountabilities may at first seem like daunting task, it's not that difficult. शुरू में तो लगता है कि accountability आपने जब determine करनी है तो एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन actually ये इतना मुश्किल नहीं है। Let's discuss an example based on a real job in an organization to illustrate how it is done. Consider the position of training specialist, consultant, leadership and team development for Target Corporation. Target Corporation का एक हम टीम ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट देखते हैं फॉर लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट के लिए। अ ग्रोथ कंपनी फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन जनरल मर्चेंडाइज रिटेलिंग। मर्चेंडाइज रिटेलिंग के अंदर जो है ये कंपनी काम कर रही है। द जॉब डिस्क्रिप्शन इज द फॉलोइंग, और इसकी ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? Identifies the training and development needs of target corporation workforce in collaboration with partners. क्या है? Identifies the training and development needs of target corporation workforce in collaboration with partners. Partners के साथ मिलके training needs employees की identify करे with primary emphasis on team members, और primary emphasis क्या हो? अपने team members पे हो। डिज़ाइन एंड डिलीवर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, और डिज़ाइन करे, डेवलप करे और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करे। एंड प्रोग्राम्स एंड मेंटेन्स एन ऑन गोइंग एवेल्यूशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज प्रोग्राम, और जितनी भी ट्रेनिंग्स और क्लासरूम ये सारे टीचिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन तमाम प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को एवेलुएट भी करे साथ साथ। एज्यूम लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असाइन प्रोसेस, और जो भी उसको काम दिया गया उसमें वो लीडरशिप रोल प्ले करे और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले अपने काम की।
मे सुपरवाइज द नॉन एग्जाम्ड स्टाफ, और जो नॉन एग्जाम स्टाफ उनको भी सुपरवाइज करे. Based on the job description and additional information found on Target's webpage regarding the company's strategic priorities, a list of accountabilities, consequences of performing them inadequately, consequences of making errors and percentage of time in each follows. हम इस जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी हमने इसकी जो अवेलेबल है टारगेट की, उस पे हम बेस करके हम देखते हैं कि अगर क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नतीजा होगा परफॉर्म इनएडिक्वेटली, अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और क्या नतीजा होगा गलतियों का, एरर्स का, और जो टाइम हमने उसके ऊपर लगाया है. किसकी हम बात करें? हम बात करें अकाउंटेबिलिटीज़ की. जो अकाउंटेबल एरियाज़ हैं उनको हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, और टारगेट की हम केस स्टडी देख रहे हैं. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जी प्रोसेस लीडरशिप. प्रोसेस लीडरशिप एक वो एरिया है जिसमें अगर कोई गलती हो या इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो तो उसका क्या नुकसान होगा. लीड्स द स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन ऑफ असाइन्ड प्रोसेसेस, coordinates related projects and directs or manage resources. This is extremely important to the functioning of target leadership and the ability of executives to meet strategic business goals. If this position is managed improperly, then it will lead to a loss of time and money in training cost and leadership ineffectiveness. अब हमने यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से मैं इसे समराइज कर देता हूँ कि टारगेट कॉरपोरेशन है, एक रिटेलिंग स्टोर्स हैं उसके, और वहाँ पे एक पोजीशन है, वहाँ पे एक जॉब है ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट की फॉर लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट. लीडरशिप और टीम डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग कंसल्टेंट चाहिए हमें. अब हमने कहा जो ट्रेनिंग कंसल्टेंट, तो हम उसकी हमने जॉब डिस्क्रिप्शन दी कि वो क्या क्या काम करेगा. अब जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि उसके अकाउंटेबल एरियाज़ क्या क्या हैं. अकाउंटेबल एरियाज़ जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि अगर मैं फैकल्टी मेंबर हूं तो मेरा अकाउंटेबल एरिया क्या है, टीचिंग और रिसर्च. अब उसके अकाउंटेबल एरिया क्या है कि जी प्रोसेस लीडरशिप उसका एक अकाउंटेबल एरिया है, सुपरविजन ऑफ नॉन एग्जाम स्टाफ उसका दूसरा है, कोचिंग, टीम बिल्डिंग, कंसल्टेशन, असेसमेंट, इंस्ट्रूमेंट फीडबैक और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट. ये उसके अकाउंटेबल एरियाज हैं. इन एरियाज के ऊपर वो के लिए वो अकाउंटेबल है जो टीम स्पेशलिस्ट हम रख रहे हैं, जिसकी जॉब हमने भी डिस्क्रिप्शन देखी है. अब वो पहले तो बताता कि जी उसका टीम प्रोसेस लीडरशिप का रोल क्या है, फिर कहता है कि जी अगर वो इफ दिस पोजीशन इज मैनेज्ड इम्प्रॉपरली, अगर ये वो एरिया अपना प्रॉपरली मैनेज नहीं करेगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू लॉस ऑफ टाइम एंड मनी एंड ट्रेनिंग कॉस्ट. ट्रेनिंग कॉस्ट की सूरत में टाइम भी ज़ाया होगा, मनी भी ज़ाया होगी, और लीडरशिप इनफेक्टिवनेस भी होगी कि लीडरशिप जो है कंपनी की वो भी इंप्रूव नहीं होगी, इनफेक्टिव होगी. Next one is supervision of non-exempt staff. Supervisors non-exempt staff working in the unit. This is relatively important to the functioning of the work unit. If non-exempt staff are supervised improperly, then the development of the employees and the ability to meet business targets will be compromised. और कहते हैं कि अगर तो अब सुपरविजन भी करनी है, उसने नॉन एग्जाम्प्ट स्टाफ की उसने सुपरविजन करनी है. अब वो सुपरविजन अगर वो नहीं करता तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, एबिलिटी टू मीट बिजनेस टारगेट्स विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. कि जो बिजनेस उसने टारगेट्स उन्होंने एम्प्लॉयज ने अचीव करने वो अचीव नहीं कर पाएंगे अगर उनको सुपरविजन नहीं मिलेगी. कोचिंग conducts one-on-one executive coaching with managers and executives. This is extremely important to the development of internal leaders. If managers and executives are not coached to improve their performance, there is a loss of time and money associated with their poor performance as well as the cost of replacing them if necessary. क्या है वो कहते हैं कि जी उस कोचिंग का जो उसका एरिया है, अकाउंटेबल एरिया, उसके अंदर उसने क्या करना है, उसने एग्जीक्यूटिव्स को, मैनेजर्स को उसने 1-to-1 उसने कोचिंग प्रोवाइड करनी है, फीडबैक देनी है. और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो इंटरनल लीडर्स की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर उनको कोचिंग नहीं करेगा टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, देयर इज अ लॉस ऑफ टाइम एंड मनी, टाइम और मनी दोनों लॉस होंगे एसोसिएटेड विद पुअर परफॉर्मेंस.
और उसके साथ पुअर परफॉर्मेंस भी जो है उन इंडिविजुअल्स की पुअर होगी, एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग देम इफ नेसेसरी, और उसके उनको जो इंटरनल लीडर्स हैं, जो उनको भी मैनेजर्स हैं, उनको भी रिप्लेस करने की कॉस्ट भी इनकर बेयर करनी पड़ेगी। देन कम्स टीम बिल्डिंग सेशंस, कंसल्टेशन, assist company leaders in designing and delivering their own team building sessions and their interventions। अब वो जितने मैनेजर्स हैं उनको वो जो ये है टीम स्पेशलिस्ट है, ये उनको सुपरवाइज भी करेगा, उनके साथ हेल्प आउट भी करेगा कि वो अपनी टीम बिल्डिंग करें। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होगा, रिजल्ट्स इन टीम नॉट मीटिंग देयर फुल पोटेंशियल, तो टीम्स जो हैं वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाएंगी। एंड वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन कंडक्टिंग टीम सेशंस, और टीम सेशंस के ऊपर टाइम और रिसोर्सेज सारे वेस्ट होंगे। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट फीडबैक delivers feedback based on scores obtained on assessment instruments of skill, ability, personality and other individual characteristics। अब अगर वो जो है कंसल्टेंट है, जो हमने अभी जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखी, हम उसी के बात कर रहे हैं कि ये उसके एरियाज हैं, अकाउंटेबल एरियाज। एक उसका एरिया है कि उसने असेसमेंट भी करनी है फीडबैक के थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट। अगर वो असेसमेंट नहीं करता और फीडबैक नहीं प्रोवाइड करता तो क्या होगा, इट कुड डीरेल लीडर डेवलपमेंट। वो क्या होगा कि लीडरशिप जो है वो गलत डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कंटिन्यूसली सीक्स एंड इम्प्लीमेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू यूज टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट। तो उन्होंने कहा जी कि ये उसका एरिया है, उसके अंदर उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कंटिन्यूसली सीख करेगा, ढूंढेगा और इम्प्लीमेंट करेगा अपॉर्चुनिटीज टू यूज टेक्नोलॉजी, टू प्रमोट टेक्नोलॉजी, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए और टीम डेवलपमेंट के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग डिलीवरी एंड कुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट गेन इन एफिशिएंसीज ऑफ द सिस्टम इफ कैरिड आउट इफेक्टिवली। तो अगर तो वो जो है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के अंदर वो इफेक्टिवली उसे करेगा तो उसमें मटेरियल गेन्स होंगे, नहीं तो उसे लॉसेस होंगे। सो ये हमने अभी जो केस स्टडी डिस्कस की, टारगेट की, ये क्या थी बेसिकली कि इन्होंने कंसल्टेंट टीम डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक ट्रेनर हायर करना है, जिसका उन्होंने कहा कि जी अकाउंटेबल एरियाज उसके ये हैं कि जी प्रोसेस लीडरशिप है, फिर सुपरविजन ऑफ नॉन एग्जाम स्टाफ, कोचिंग, टीम बिल्डिंग, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, फिर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। ये उन्होंने कहा जी एरियाज हैं। फिर उसके साथ उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि इस एरिया में उसने क्या क्या करना है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर ये नहीं करेगा तो क्या पॉसिबल सिनेरियो होगा, क्या नुकसान होगा। डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्टिव्स after the accountability have been identified, the next step in measuring result is to determine specific objectives। अब क्या है, अकाउंटेबिलिटी हमने एरियाज हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि जी किस एरिया के लिए कौन सा एम्प्लॉय अकाउंटेबल है। अब जैसे मैंने एक अपनी एग्जांपल भी उसके अंदर देखी थी, एक फिक्टिशियस एग्जांपल है, लेकिन उसमें इट इज़ अ गुड एग्जांपल कि जी इफ़ आई एम अ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो मेरे अकाउंटेबल एरियाज क्या हैं, टीचिंग और रिसर्च है। फिर उसके अंदर दोनों एरियाज के अंदर मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। टीचिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव मेरे ये हैं कि जी मैंने 4 कोर्सेज पढ़ाने हैं और 4 कोर्सेज पढ़ाने हैं डेली मतलब ओवर द सेमेस्टर। और रिसर्च में कि जी मैंने कम से कम 5 रिसर्च पेपर्स लिखने। फिर मेरा उसके अंदर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है कि जी मैंने 4 कोर्सेज जो पढ़ाए हैं वो उनके अंदर बच्चों का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, और रिसर्च जो की है उसमें कम से कम 2 मैंने इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के अंदर मैंने पब्लिश करा दिए। अगर मैं पब्लिश नहीं करा पाता तो मैं अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पाता। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ एन इंपॉर्टेंट एंड मेजरेबल आउटकम दैट व्हेन अकम्प्लिश्ड will help ensure success for the accountability। क्या है? important and measurable outcomes हैं, important measurable outcomes। अब एरियाज हैं, 2 एरियाज टीचिंग और रिसर्च है, तो उनका आउटकम क्या है, वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैंने अपने उसके आउटकम्स पूरे करने, और ये क्या करते हैं, सक्सेस को इंश्योर करते हैं। Objectives are clearly important because they help employees guide their efforts।
एक तो ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा फंक्शन क्या है कि वो एफर्ट्स को गाइड करते हैं। सपोज अब जैसे मैंने बात की टीचिंग की, टीचिंग का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे 4 कोर्सेज जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए, मेरी एवेल्यूशन ठीक आनी चाहिए, स्टूडेंट एवेल्यूशन अच्छी आनी चाहिए। अब मैं इसी मुझे पास ऑब्जेक्टिव तो है, इस ऑब्जेक्टिव को मैंने मीट कैसे करना है कि एफर्ट के साथ पढ़ाना है, हर बच्चे को सेटिस्फाई करना है, हर बच्चे के सवाल का जवाब ठीक तरीके से देना है। तो मैं अगर दूंगा तो बच्चे मुझे मेरी एवेल्यूशन अच्छी करेंगे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। सो क्लियरली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प एम्प्लॉयज गाइड देयर एफर्ट्स। The purpose of establishing objective is to identify a limited number of highly important results that when achieved will have a dramatic impact on the overall success of the organization. Purpose of establishing objectives. Objectives को establish करने का purpose क्या है? To identify a limited number of highly important results. कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के लिमिटेड हम डिफाइन कर लेते हैं ना कि जी ऑब्जेक्टिव तो मेरे बहुत सारे हो सकते हैं, उसके अंदर हाईली इंपॉर्टेंट कौन कौन से जिनके ऊपर मेरा रिजल्ट बेस करता है, और जब वो अचीव हो जाते हैं विल हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो जब अचीव हो जाता है तो फिर मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो इन टर्न कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, एम्प्लॉयज शुड रिसीव फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। अब जिस तरह हमने एक एग्जांपल डिस्कस की कि जी यूनिवर्सिटी टीचिंग की और रिसर्च की, तो जब ऑब्जेक्टिव तो सेट कर दिया कि जी हाईली इंपॉर्टेंट दोनों ये हैं एरियाज़ हैं, अकाउंटेबल एरियाज़ हैं, और इसके अंदर जो टीचिंग है, टीचिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट फीडबैक अच्छी आनी चाहिए, दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव हाईली इंपॉर्टेंट, एक लिमिटेड एक ऑब्जेक्टिव है मेरा। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव मेरा अचीव कब होगा कि जब स्टूडेंट एवेल्यूशन होगी और मुझे फीडबैक दी जाएगी कि हाँ जी आपकी एवेल्यूशन इस तो बहुत अच्छी आई है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, मैंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, अटेन कर लिया। रिवॉर्ड शुड बी एलोकेटेड टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव रीच्ड देयर ऑब्जेक्टिव्स, और जो एम्प्लॉयज रिवॉर्ड जो एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। Now, what are the characteristics of objectives? Good objectives क्या होते हैं? To serve as a useful function, objectives must have the following characteristics. ये चीज़ें होनी चाहिए objective में, specific और clear हो। Objectives must be easy to understand, they must be verifiable and measurable. कि जी स्टूडेंट एवेल्यूएशन जो है क्लियरली बताओ कि जी स्टूडेंट एवेल्यूएशन कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, और ये कैसे मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। चैलेंजिंग होने चाहिए objectives need to be challenging, they must be a stretch, but employees should feel that the objectives is reachable. ऑब्जेक्टिव्स हमेशा चैलेंजिंग, मुश्किल होने चाहिए, दूर होने चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयज को ये भी पता हो साथ कि वो अचीव कर सकते हैं। या अगर मेरा ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए टीचिंग का कि जी आपके स्टूडेंट एवेल्यूशन 100% आनी चाहिए, 100% इज़ नॉट अचीवेबल। मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ 90 शायद 7%, 98% को भी मैं अचीव कर लूँ, लेकिन 100% इज़ डिफ़िकल्ट। और मुझे शुरू में फिर मैं आई विल गेट मोटिवेटेड कि भाई 100% तो अचीव हो ही नहीं सकती, गलत ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए तो मेरी परफॉर्मेंस भी फिर मैं आई विल नॉट लुक इनटू माय परफॉर्मेंस। एग्रीड अपॉन होने चाहिए। To be most effective, objectives needs to result from an agreement between the manager and the employee. और objectives जो होते हैं वो mutually agreed होते हैं। मैनेजर को भी पता होता है कि ये मुझे ऑब्जेक्टिव दिया गया, मुझे भी पता है ये ऑब्जेक्टिव मुझे दिया गया जो मैंने अचीव करना है। अब जो ऑब्जेक्टिव मुझे अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए जो कि मुझे पसंद ही ना, मैं वो काम करना ही नहीं चाहता हूँ, तो फिर मैं उसको अचीव भी नहीं कर सकूँगा। Significant. Objectives must be important to the organization. Employees must believe that if the objectives are achieved, it will make a critical impact on the overall success of the organization. Significant के important to the organization. Objectives जो है ना, objectives individual के objectives भी important होते हैं organization के लिए, क्योंकि
इंडिविजुअल्स अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट करते हैं तो इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट होता है इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. Prioritized. Not all objectives are created equal. Therefore, objectives should be prioritized and tackled one by one. अब मेरी priorities हैं. जिस तरह अब हमने उसी एग्जाम्पल को मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ आ सके कि अब मैंने अपना अकाउंटेबल एरियाज़, अगर मैं यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर हूँ, अकाउंटेबिलिटी एरिया मैंने अगर अपना डिटर्मिन कर लिया है कि जी टीचिंग है और रिसर्च है. टीचिंग के अंदर मेरे ऑब्जेक्टिव ये हैं कि मैंने 4 कोर्सेज पढ़ाने और मेरी एवैल्यूएशन अच्छी आनी चाहिए. रिसर्च का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने एटलीस्ट 5 रिसर्चेस करनी है, ठीक है, 1 साल के अंदर. अब मैं प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ इन दोनों एरियाज़ को, इन दोनों एरियाज़ के ऑब्जेक्टिव्स को, कि ठीक है जो जब सेमेस्टर ऑन है, जब सेमेस्टर चल रहा है उस वक्त तो मेरी फोकस टीचिंग के ऊपर है कि मेरी स्टूडेंट एवैल्यूएशन पे, और जैसे ही सेमेस्टर ऑफ होता है फिर मेरा फोकस है रिसर्च पे. फिर मेरे पास लीन टाइम है, मैं उस रिसर्च पे फोकस कर सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ. सो मैं प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ और 1 by 1 अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता हूँ. बाउंड बाय टाइम. गुड ऑब्जेक्टिव्स हैव डेडलाइंस एंड माइल्स पोस्ट. माइल पोस्ट क्या होता है? जो हमने अक्सर हाईवे पे, रोड पे जाते हुए देखा है कि हर 5 किलोमीटर के बाद एक साइड के ऊपर वो एक पत्थर की वो ईंट बड़ी सारी बार लगी होती है, एक कतबा लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि जी इतने किलोमीटर फलाना सिटी, इतना फलाना सिटी है. आप उसे अपनी डिस्टेंस देखते हैं. या और डेडलाइन कि जी जो ऑब्जेक्टिव, अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके अंदर टाइमलाइन मेंशन होती है कि जी आपने, अगर मैंने रिसर्च करनी है, मेरा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, मैंने 5 रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, तो मेरे पास टाइमलाइन भी है कि जी मैंने इतने अरसे में 2 लिखने, इतने अरसे में 3 लिखने, इस अरसे में मैंने 5वां लिखना है, 1 साल के अंदर अंदर मैंने 5 कंप्लीट करने. इसी तरह अचीवेबल होने चाहिए. गुड ऑब्जेक्टिव्स आर डूएबल, दैट इज एम्प्लॉयज शुड हैव सफिशिएंट स्किल एंड ट्रेनिंग टू अचीव देम. कि एम्प्लॉयज इतने स्किल्ड और ट्रेंड हों कि वो उसे अचीव कर सकें. अब अगर रिसर्च मेरा है, अकाउंटेबिलिटी एरिया है, रिसर्च के अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जी मैंने 5 रिसर्च पेपर्स 1 साल में लिखने हैं, तो अगर मुझे रिसर्च, सपोज मुझे रिसर्च आती नहीं, मैं रिसर्च कर ही नहीं सकता, तो मेरे लिए तो वो एरिया अचीवेबल ही नहीं. तो अगर फिर मुझे स्किल्स और ट्रेनिंग चाहिए उस एरिया को टैप करने के लिए, रिसर्च करने के लिए. सो जो रिसर्च के या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी अकाउंटेबिलिटी एरिया के, वो डूएबल होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि अचीव किए जा सके, जिन पे काम हो सके. ऐसी चीज़ दे दी जाए जो कि मुझे कल कहा जाए कि जी आप एक मरकरी सेल बना दें. मैंने तो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग तो पढ़ी हुई नहीं है, मैं मरकरी सेल कैसे बना सकता हूँ? आई डो नॉट नो हाउ डज इट एनी ऑफ द सेल वर्क, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, रिएक्शन कैसे होते हैं, मेरे तो अचीवेबल ही नहीं है. मेरे तो स्ट्रेट बात ये है कि ना करने वाली या ना होने वाली बात. फुली कम्युनिकेटेड होने चाहिए. एम्प्लॉयज़ को 100% पता होना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. In addition to manager and employee in question, the other organization members who may be affected by objectives need to be aware of them. एक तो मैनेजर को पता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं एम्प्लॉयज़ उनको पता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. उसके अलावा जितने लोग एलाइड हैं उन ऑब्जेक्टिव से जो अफेक्ट होते हैं, उन सबको पता होना चाहिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. फ्लेक्सिबल होने चाहिए. Good objectives are not immutable. They can or likely will change based on changes in the work or business environment. Immutable होता है कि जी जो बेंड ना हो सकें, जो कि चेंज ना हो सकें. फ्लेक्सिबल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स. क्यों? अगर वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपकी कंपनी ट्रांसफॉर्म हो रही है, पहले आईटी कंपनी थी, बाद में
पहले तो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, बाद में उसने हार्डवेयर्स भी बनाने शुरू कर दिए, तो उसके कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए, होते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स चेंज होंगे तो एम्प्लॉयज़ के, इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाएंगे साथ। अगर एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल्स अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल नहीं रहेंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेड इन नंबर। लिमिटेड इन नंबर हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि टू मेनी ऑब्जेक्टिव्स में बिकम इम्पॉसिबल टू अचीव बट टू फ्यू मे नॉट मेक अ सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी लिमिटेड इन नंबर। हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत एक लंबी लिस्ट नहीं होनी चाहिए। आप एक लिस्ट बना के अपने एक एम्प्लॉय को दे दें और उससे कहें कि जी ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, बट द एम्प्लॉय विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, वो वैसे ही उन लिस्ट को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सो कंक्रीट और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो कि अचीवेबल हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमेशा लिमिटेड इन नंबर होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स, अभी हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, एक दफा दोबारा उसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जी ये स्पेसिफिक एंड क्लियर होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, एग्रीड अपॉन होने चाहिए, सिग्निफिकेंट होने चाहिए, फिर प्रायोरिटाइज्ड होने चाहिए। पहले आप जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, फिर बाउंड बाय टाइम, अचीवेबल होने चाहिए, फुली कम्युनिकेटेड होने चाहिए तमाम एम्प्लॉयज़ को, ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के अलावा जो लोग उस ऑब्जेक्टिव से जो हैं अफेक्ट होते हैं उन सबको भी ऑब्जेक्टिव्स फुली कम्युनिकेटेड होने चाहिए। फिर फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कंपनी का गोल ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ के भी साथ साथ चेंज होने चाहिए। फिर लिमिटेड इन नंबर होने चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, दीज वर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ कमिंग ऑन टू द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, डिटरमिनिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो हमने द थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि हम रिजल्ट्स को मेजर कर रहे हैं। रिजल्ट्स को मेजर कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं अकाउंटेबिलिटीज, फिर डिटरमिन करते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर डिटरमिन करते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अकाउंटेबिलिटी में हमने पढ़ा कि हम ब्रॉड एरिया डिफाइन करते हैं कि उस एम्प्लॉय की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसने क्या क्या करना है, फिर उस एरिया के अंदर उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन सी एग्जैक्ट स्पेसिफिक काम उसने करने हैं। फिर वो जब काम कर लेता है तो फिर उसको हम बेंचमार्क करते हैं कि उससे एक्सपेक्टेड क्या था हमने। और एक एग्जांपल मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम्स अब हम इसी एग्जांपल को डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी वाली। इफ आई एम अ फैकल्टी मेंबर ऑफ अ यूनिवर्सिटी तो मेरा अकाउंटेबिलिटी क्या है, एरिया क्या है, मेरा अकाउंटेबिलिटी है टीचिंग और रिसर्च, दो एरियाज हैं। अब मैंने टीचिंग के अंदर 4 कोर्सेज पढ़ाने, 4 कोर्स पढ़ाने हर सेमेस्टर के अंदर, और रिसर्च के अंदर मैंने 5 रिसर्च पेपर्स एक साल में लिखने। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेरा क्या है कि जो मेरे 4 कोर्सेज पढ़ाए हैं उसमें मेरी स्टूडेंट एवैल्यूएशन अच्छी आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि मेरे जो रिसर्च के अंदर मेरा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है कि मेरे कम से कम 2 आर्टिकल्स इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के अंदर प्रिंट होने चाहिए, पब्लिश होने चाहिए। So this is how you measure results. Now coming again to determining performance standards. After accountability and objectives have been determined, the next step is to define performance standards. These are yardsticks designed to help people understand to what extent the objectives have been achieved. ये एक बिल्कुल मेजरिंग फिनोमेना उसी तरह है, यार्ड स्टिक है कि आप मेजर कर लेते हैं कि जी कितना ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, कितने नहीं हुए। The standards provide raters with information about what to look for to determine the level of performance that have been achieved, कि परफॉर्मेंस क्या क्या किन किन चीज़ों पे कितनी परफॉर्मेंस अचीव हो जाती है, रेटिंग कैसे करेंगे। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। Several organizations set goals for following these guidelines. For example, Microsoft Corporation has a long history of using individual goals in its performance management system. The goals at Microsoft are described by acronym SMART: specific, measurable, achievable, result based and time specific. ये उन्होंने 5 गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि उन्होंने रखे हुए हैं कि जी हमारे गोल्स इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। Summarizes the characteristics of good objectives. Using this list as our
गाइड, लेट्स रिटर्न टू द पोजीशन ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट का हमने देखी थी एग्जाम्पल। उसी एग्जाम्पल को अगर हम दोबारा देखें तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जी प्रोसेस लीडरशिप हमारा एक अकाउंटेबिलिटी एरिया था, सुपरविजन ऑफ नॉन एग्जाम स्टाफ हमारा दूसरा अकाउंटेबिलिटी एरिया था, कोचिंग तीसरा था, टीम बिल्डिंग चौथा था, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट हमारा पांचवा था और छठा प्रोसेस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट था। अब इसके अंदर क्या है, डेवलप्ड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम विद इन बजट एंड टाइम कमिटमेंट्स। ये क्या था, ऑब्जेक्टिव था। पहले हमने क्या किया, अकाउंटेबिलिटी एरियाज डिफाइन कर लिए 6, उसके बाद हर अकाउंटेबिलिटी एरिया का ऑब्जेक्टिव आ गया। उसके बाद हमने उसका स्टैंडर्ड क्या है, मीट बजट टारगेट्स एंड इम्प्रूव एग्जीक्यूटिव लीडर्स लीडरशिप रेडीनेस स्कोर्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बट 20%। अगर 20% स्टैंडर्ड है, 20% से ज़्यादा अगर वो अचीव करता है तो गुड परफॉर्मेंस है, कम अचीव करता है तो एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल की बात आ जाती है। फिर इसी तरह हमने देखा कि रिसीव एक्सेप्टेबल मैनेजरियल इफेक्टिवनेस रेटिंग स्कोर्स फ्रॉम नॉन एग्जाम स्टाफ से एक्सेप्टेबल रेटिंग स्कोर वो हासिल करे। फिर इम्प्रूव मैनेजरियल इफेक्टिवनेस स्कोर, ये सारे क्या हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं। किसके लिए, टारगेट कॉर्पोरेशन के ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट की जॉब के लिए हमने सब। और ये पहले बात की थी कि जी अकाउंटेबिलिटी एरियाज ये 6, 1 3 4 5 6 ये सारे जो हैं डिफाइन किए गए, जी ये एरियाज हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स हमने पिछली स्लाइड्स में देखे थे कि ऑब्जेक्टिव इनका क्या है हर एरिया का। उसके बाद हमने ये बात की कि जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है कि जी 20% अगर लीडरशिप रेडीनेस का स्कोर इंक्रीज होता है, 20% इंक्रीज होता है तो उसका मतलब एक्सेप्टेबल रेंज है, अगर 20% से कम है तो अनएक्सेप्टेबल है। So this is how performance standards are measured. After accountabilities and objectives have been determined, the next level is to define performance standards. These are yardsticks designed to help people understand to what extent the objectives have been achieved. वही बात जो हमने पहले डिस्कस की। The standards provide raters with information about what to look for to determine the level of performance that has been achieved. हमने अभी डिस्कस किया ये इस केस स्टडी के। अब पहले हमने इसको जर्नलाइज बात की थी, अब इस केस स्टडी के हिसाब से आप देखें कि जी केस स्टडी में उसने जो कंसल्टेंट था उसको रेटिंग्स कैसे उसकी उन्होंने की कि पहले जो ऑब्जेक्टिव दे दिया अब उसका स्टैंडर्ड उन्होंने दे दिया। स्टैंडर्ड रेफर्स टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम। ये भी हम पहले बार डिस्कस कर चुके हैं। Each of these aspects can be considered criteria to be used in judging the extent to which an objective has been achieved. Quality कैसे हम देखते हैं, how well the objective has been achieved. Quantity, how much have been produced, how many, how often and at what cost. Time, due date क्या, adherence to schedule, cycle times, deadlines, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Now coming on to another case study. Standard must include an action, the desired result, a due date and some type of quality or quantity indicator. For example, a standard might be the following: reduce overtime from 150 hours to 50 hours by December this. Standard क्या हो सकता है कि जी आपने एक ऑब्जेक्टिव दे दिया अपने किसी एम्प्लॉय को कि जी आपके 150 आवर्स से अब आपने कम करके 50 आवर्स पे लेके आना at a cost not exceeding $12,000. कॉस्ट $12,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। The action is reduce. The due date is इतनी December 1 and the indicators are reduction in hours from 150 to 50 at a cost not exceeding $12,000. Standards usually describe fully satisfactory performance. As soon as standard has been created, one can create standards to determine minimum performance and outstanding performance. फिर क्या है, स्टैंडर्ड में आप एक मिनिमम परफॉर्मेंस आप अचीव कर लें, एक हायर स्टैंडर्ड होता है टू आउटस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिमम स्टैंडर्ड कुड बी द फॉलोइंग: reduce overtime from 150 hours per month to 75 hours by December 1 at a cost not exceeding $12,000 के जी आपने 75 hours पे लाना है, मिनिमम स्टैंडर्ड ये। The standard suggesting outstanding performance could be the following: 150 से आपने 40 hours पे ले आना है और कॉस्ट उतनी है। एक तो मिनिमम था और आउटस्टैंडिंग था कि जी आपने 75 पे तो मिनिमम आपने लाना ही लाना है, उससे नीचे तो उससे ऊपर तो अनएक्सेप्टेबल रेंज है। अब अगर आप 40 पे ले आते हैं तो आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है, स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज हो जाता है।
Now, characteristics of standard performance standards. In writing standards, consider the following characteristics that often determine whether one is a useful standard. पहला क्या, related to the position होना चाहिए. Good standards are based on job keys, elements and tasks, not on individual traits or persons to person comparisons. वो basically position, responsibility से related होना चाहिए standard जो. Concrete होना चाहिए, specific, measurable होना चाहिए, observable होता है, verifiable होता है. Practice to measure. Good standards provide necessary information about performance in most efficient way possible. Meaningful होना चाहिए. Good standards are about what is important and relevant to the purpose of the job, to the achievement of organization mission and objectives, and to the user or recipient of the product or service. अब जो customers हैं उनको भी involve कर लिया, employees को भी involve कर लिया, उसके अलावा company का vision, mission, goals, objectives, ये सारे के सारे standard जो है इन सब चीज़ों के साथ aligned होना चाहिए. Realistic और achievable होना चाहिए. Reviewed regularly, अब हर कुछ अरसे के बाद उसको review करते रहें, change करते रहें according to the company's goals and standards. Information should have be available on a regular basis to determine whether the employee has reached the standard, and if not, remedial actions should be taken. Characteristics of good performance standards क्या क्या हैं? Related to the position होता है, concrete, specific और measurable होता है, practical to measure होता है, meaningful, realistic and achievable होता है, और reviewed regularly. यही हमने अभी पहले भी डिस्कस किए सारे. Now this table lists the characteristics described here are typical of good standards. Using this list as a guide, let's once again return. हमने जो पहली केस स्टडी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट चाहिए था लीडरशिप एंड डेवलपमेंट के लिए टारगेट कॉर्पोरेशन में. एग्जाम्पल ऑफ गुड स्टैंडर्ड्स क्या हैं? हमारा अकाउंटेबिलिटी एरिया क्या है? पहला है प्रोसेस लीडरशिप. उसके अंदर हम कह रहे हैं कि इंक्रीज द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रेडीनेस स्कोर अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बाय 20% से ज़्यादा बढ़ जाए लीडरशिप रेडीनेस, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड अचीव हो जाएगा. रिसीव मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस रेटिंग स्कोर्स ऑफ 80% अप्रूवल फ्रॉम द नॉन एग्जाम्ड स्टाफ से 80% अगर अप्रूवल मिल जाती है तो स्टैंडर्ड अचीव हो जाता है. इम्प्रूव मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस स्कोर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोचिंग क्लाइंट्स बाय 5%. जो क्लाइंट्स की कोचिंग की है वो मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस को कैसे अगर अफेक्ट करिए, अगर 5% से ज़्यादा कर रही है तो आपका स्टैंडर्ड अचीव हो जाता है. लाइकवाइज टीम बिल्डिंग, कंसल्टेशन, असेसमेंट और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में के स्टैंडर्ड्स हैं. Now we have come to the last part of today's lecture. Today we started the chapter number 5, which is about measuring results and behavior. We defined what is how do you measure results, how do you define measuring results, and then we talked about there are 3 things. One is determining accountabilities, determining objectives, and determining performance standards. And then we talked about the good characteristics of objectives, good characteristics of performance standards. So this was about today's lecture. Now we have come to the end of this lecture. Thank you very much.